विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब हमें बताना है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कौन से आइटम्स हमारे शो किए जाते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस और इनकम ओवर एक्सपेंसेस बाय द फर्म। यानी कि अब देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं इस तरह के टर्म्स, ये वही हम इंक्लूड करते हैं। अब बात आई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की, तो इसमें आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जबकि रेंट आउटस्टैंडिंग, परचेस रिटर्न हमारा किसका पार्ट है, क्रेडिट साइड का। यहाँ पे डेबिट साइड पूछा है, इस वजह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज अ, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिशर के द्वारा यहाँ पर खर्च किया गया है कॉपीराइट को एक्वायर करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीप्ट। देखिए कैपिटल रिसीप्ट यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन फोर्थ कट गया। हमेशा ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं होगा, पहले उसको काटने की कोशिश करा करिए क्योंकि उसके बाद क्या होता है आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। कॉपीराइट के लिए उसने एक्सपेंडिचर किया ये सारा। देखिए कॉपीराइट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉपीराइट के लिए किया है, और कॉपीराइट करने में जो एक्सपेंडिचर किया है इससे उसको बेनिफिट कम मिलेगा, बहुत सालों तक मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी उसने एक्सपेंडिचर किया द्वारा करेगा फिर बाद में करेगा, बहुत आगे टाइम तक उसको ये इसका वो मिलेगा फायदा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब रिसर्च में किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया गया है तो वो किसका एग्जाम्पल है। कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू या फिर पार्शली कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए। देखिए यहाँ पर रिसर्च की बात की जा रही है और रिसर्च में कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं लगता, रिसर्च में बहुत अमाउंट लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है तब हमें पता चलता है हम जिस भी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा बहुत लार्ज अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बहुत टाइम तक राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 28, अभी लगभग 60 समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो टाइम लगेगा। आप प्लीज जाना नहीं क्योंकि लास्ट में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अ ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें बताना है ग्रॉस साइड हमारा ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में, डेबिट, क्रेडिट, करंट या एसेट। तो ये भी बहुत इजी है, आपने बहुत सारे जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे तो आपने देखा होगा जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में हमारा कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में, और जब हम P&L में ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्रेडिट साइड आ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर। जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ओनली रेवेन्यू अकाउंट। अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। बताइए। देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ये प्रिपेयर करती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता किसी भी कंपनी के द्वारा, ओनली रेवेन्यू अकाउंट नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है एडवांस में क्लब के द्वारा तो वो कहाँ पर दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की बात की जा रही है, वो भी कैसा रिसीव किया गया है, एडवांस में। अगर किसी क्लब ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एज अ लाइबिलिटी है क्योंकि अब उसको अपने यहाँ वो सर्विस
पर्सन को देनी होंगी क्योंकि उसने एडवांस में वो पैसा लिया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए लाइबिलिटीज राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा लॉजिक लगा के इन क्वेश्चंस को सारे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है excess of income over expenditure is shown on the debt side of the income and expenditure account। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो ये आपने पता लगा होगा कि जब इनकम एक्सेस में होती है एक्सपेंडिचर से तो वो किस साइड शो की जाती है, क्रेडिट, डेबिट, अपर या लोअर। देखिए राइट आंसर होगा बी, डेबिट साइड में शो की जाएगी। और यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर हमारा एक्सेस में होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है। बताइए कैसा होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे, उसके बेसिस पर आप ये बता सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा कैसा होगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आते हैं। और रियल अकाउंट में सारे असेट्स जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में पर्सन या उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीजें जाती हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमारा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड में कहाँ दिखाया जाएगा, कैश बुक में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर को सेल करने की बात की जा रही है, तो ये किसी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये बिजनेस का काम होता सिर्फ ये न्यूज़पेपर सेल करने का, तो वहां पर उसके लिए गुड्स लिख कर आता, इस तरह की चीजें नहीं लिख कर आती। तो देखिए बैलेंस शीट कट गई, ट्रेडिंग कट गई, अब बचा हमारा कैश बुक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी यहाँ पर नहीं होगा, वो सॉरी कैश बुक यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए क्या है, एक तरह से असेट का काम कर रहा है, इनकम का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एनी रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर, बिल, कार्बन कॉपी, एक्सपेंस बिल। देखिए किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के सपोर्ट में कोई भी बिल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। देखिए कार्बन कॉपी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कॉपी तो किसी भी बिल की या किसी भी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट हो गया। एक्सपेंस बिल नहीं होगा। बिल की बात करें तो बिल भी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है, और बिल किसी भी ट्रांजेक्शन में आ सकता है, जरूरी नहीं है वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस में भी आ सकता है। जब हम कोई भी परचेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो वहां पर हम बिल लेते हैं उसका, ठीक है। तो हम वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वो बिल कहलाया जाता है, ठीक है। और वाउचिंग की बात करें तो अगर कोई भी पर्सन किसी चीज का बिजनेस करता है और वहां पर उसको बिल मिलता है तो वो उसका उसके लिए वाउचर होगा, हमारे लिए वो बिल होगा और उसके लिए क्या होगा, वाउचर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाउचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगेन ये रिपीट है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लायबिलिटी। नेक्स्ट है डैश इज गिवन टू प्रमोट सेल्स। अब हमारी सेल को प्रमोट करने के लिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट या फिर प्राइस डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट, देखिए कैश डिस्काउंट हमें दिया जाता है जब हम कैश की बात करते हैं कि कोई भी कैश हमें जल्दी से जल्द रिसीव हो जाए तो वहां पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट की बात की जाए तो क्वांटिटी डिस्काउंट मोस्टली इतना पॉपुलर नहीं है बिजनेस के अंदर, और क्वांटिटी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमारी जो सेल है वो प्रमोट नहीं हो रही है। प्राइस डिस्काउंट अगेन हमारा कैश डिस्काउंट का पार्ट है, तो ये दोनों कट गए हमारे, एंड कैश डिस्काउंट कट गया, बचा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है हमारा
जो हमारी सेल होती है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश अलाउड टू एनकरेज अर्ली कैश पेमेंट। अगेन अभी अभी मैंने आपको समझाया है कैश, ट्रेड, क्वांटिटी या प्राइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश डिस्काउंट। कैश को के पेमेंट को जल्दी से रिसीव करने के लिए हम कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। द अब प्राइमरी फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, हमें ये बताना है। रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, या फिर अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल्स। तो आप ये याद रखिए यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन की बात की जा रही है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर। प्राइमरी फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। देखिए प्राइमरी फंक्शंस की यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन ये अकाउंटिंग का सबसे पहला काम है। इसके बाद फर्दर काम आते हैं जैसे कि उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये अदर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन। ये इस तरह से इसके फंक्शंस होते हैं। तो प्राइमरी में आता है आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना एंड देन क्लासिफाई करना। आइडेंटिफाई में आता है कि पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन हमारा इकोनॉमिक है या नहीं, क्योंकि आपको पता है हमेशा वो वाले ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि इकोनॉमिक या फिर नॉन मॉनेटरी, इकोनॉमिक और मॉनेटरी एस्पेक्ट में हमारे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, the basic function of financial accounting is to record all business transactions, interpret the financial data, assist the management in performing functions effectively, information to management। बताइए, तीन ही है इसके ऑप्शंस, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बताना है। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल की हमें बात करें तो इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फर्दर आएंगी, पहले तो हमें उनको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा फर्स्ट है, उसके बाद हम उसको वही क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे, तब इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एप्लीकेबल। कहाँ पर होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इन प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, या फिर इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज। बताइए, कन्वेंशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर हमारे जितने भी लॉस होते हैं उनको ध्यान में रख के ये चीज़ की जाती है। यहाँ पर हमारे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं इनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं जितने भी हमारे लॉस हैं। तो यहाँ पर इस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इन मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोविजन बात कर रहे हैं डेप्रिशिएशन के लिए, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटिजेंसी की। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा जो भी हमारे बैड डेट्स होते हैं जो कि हो भी सकते हैं, अभी हमें नहीं पता, तो उनके लिए प्रोविजंस बना के रखा जाता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ कन्वेंटिज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, ऑल कैश एंट्री, या फिर ऑल क्रेडिट एंट्री। अब लेजर जो है वो किस तरह की बुक है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर फाइनल एंट्री होती है, इसके बाद तो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल में होती है। ऑल कैश एंट्री नहीं, हम कैश बुक की बात नहीं कर रहे। ऑल क्रेडिट एंट्री नहीं, हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट की बात नहीं कर रहे, जैसे कि परचेज अकाउंट क्रेडिट एंट्री होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर शुड बी यूज टू। अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है हमारे पार्टनर की, वो हमारी
किस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए। पे हिज प्राइवेट डेट फर्स्ट, इफ देर इज एनी सरप्लस इट कैन बी यूज टू पे फर्म्स लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो उसके प्राइवेट डेट से हम कम पार्टनरशिप को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पहले ये देखेगी कि अगर किसी उसके पास कोई भी सरप्लस है तो सबसे पहले फर्म्स की जो लायबिलिटी है वो पे की जाएंगी। अब प्राइवेट उसके डेट हैं, उससे वो निपटे, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे फर्म के रेफरेंस में, पार्टनरशिप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सरप्लस उसके पास होगा तो वहां पे फर्म के जो भी डेट्स हैं वो पे किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड एट। अब पार्टनरशिप के नए एग्रीमेंट के द्वारा जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी अब वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएंगी, बताइए इसका आंसर। ओरिजिनल वैल्यू पे, वैल्यूड फिगर पे, वो सॉरी रिवैल्यूड फिगर, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर हम न्यू पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो न्यू पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उसका रिवैल्यूएशन होता है। तो रिवैल्यूएशन होता है तो वैल्यू भी कैसी हो जाएंगी, उनकी रिवैल्यूड हो जाएंगी। तो उनको बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर पर ही शो किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर तब आती है जब हम बिजनेस खत्म कर रहे हों, ठीक है, या पार्टनरशिप एंड हो रही हो। यहाँ पे पार्टनरशिप एंड नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रिवैल्यूड फिगर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा जो हमारा है कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप के अंदर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, कैरिंग ऑफ सम बिजनेस है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। देखिए कि यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस की बात कर रहे हैं, बताइए किस तरह से होगा। देखिए कंक्लूसिव एविडेंस जो होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, उनकी म्यूचुअल एजेंसी कैसी है, उसके बेसिस पर सारे निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट कैसा किया उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी म्यूचुअल एजेंसी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर सारी चीजें देखी जाएंगी कि हाँ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था, आपको अब ये वाली चीजें फॉलो करनी है, या आपको इतनी ड्यूटीज करनी है, या आपको इस तरह से प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म्स गेट्स। अब किसी भी पार्टनर की डेथ के समय फर्म को क्या मिलती है, पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए फर्म यहाँ पे पार्टनर की डेथ की बात की जा रही है, तो पार्टनर की डेथ के समय जो फर्म को रिसीव होती है वो मिलती है उन्हें पॉलिसी का अमाउंट, ठीक है, पॉलिसी के अमाउंट को वो रिसीव करता है। सरेंडर वैल्यू यहाँ पर नहीं आई, सरेंडर वैल्यू तो तब मिलती है जब वहां पे वो सरेंड करे, ठीक है, तब वहां पे सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगी। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डेथ के बाद, जैसे कि मैंने कल ही आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, या फिर फर्म जो है, या सॉरी जो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, डेथ हो या मैच्योरिटी हो, उनमें से जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, उसी के बेसिस पर अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी जो उसकी मैच्योरिटी है वो नहीं हुई है, तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट उसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में बताना है कि हमें गुडविल किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को जो हम एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब होगा। सेकंड ऑप्शन है जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को। थर्ड ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट में जो हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था अगर आपको याद हो तो, जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
या फिर मैंने इससे पहले, अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था गुडविल का। बताइए। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारी होती है गुडविल की वैल्यू, और जितने भी ईयर्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गुडविल की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में जब हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो वहां पर हमारी गुडविल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, in which of the following accounting entries are made at the book value of assets and liabilities। अब इसमें से हमें बताना है कौन सी अकाउंट में हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रियलाइजेशन, कैपिटल या फिर सस्पेंस अकाउंट में। बताइए। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो ये तब ट्रीटमेंट इस तरह का किया जाता है जब हम अपनी वैल्यू का जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको उनका रियलाइजेशन करते हैं कि रियल में कितनी वैल्यू वहां पर हमारी निकल कर आ रही है, तब हम वहां पर बुक वैल्यू पर उनको शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। नेक्स्ट है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज, अब तो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लूंगी उन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डैश ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायर होता है, तो वहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वहां से वो लीड करेगा। क्या, किस चीज में लीड करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन में लीड करेगा, लॉस में करेगा, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जा रही है, तो कोई भी पार्टनर जो है जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन होता है। ठीक है, क्योंकि वो बीच में कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, तो हो सकता है कि उसके रिटायरमेंट लेने के बाद ही कंपनी में लॉस आ जाए, लेकिन वो तो लॉस उसको बियर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे गेन की सिचुएशंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे गेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है किसी पार्टनर का, वो क्या तो बताएगा? may have a debit or credit balance, will always have a debit balance, will always have a credit balance, या फिर will never have a balance। तो देखिए यहाँ पे हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर उस पार्टनर के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं कंपनी से के साथ वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर होते हैं। अब हो सकता है कि उसने कंपनी से कोई ड्राइंग की हो, ये हो सकता है कि उसने कंपनी को कुछ लोन दिया हो, तो दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो अब दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो हो सकता है कुछ का अमाउंट ज्यादा हो, कुछ का अमाउंट कम हो, इसलिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबका ये वाला आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू। बताइए गारंटीड प्रॉफिट किसको दी जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत टाइम हो चुका है, हमें जल्दी से ये क्वेश्चंस 60 कंप्लीट करने हैं। देखिए रिटायरिंग पार्टनर दे रखा है, इनकमिंग पार्टनर, हियर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ दीज। गारंटीड प्रॉफिट की बात करें तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट देने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको जो पहले से उसको बताया गया है कि आपके पास आपको इतना शेयर दिया जाएगा, वो सिर्फ उतना ही दिया जाएगा, गारंटीड का कोई मतलब नहीं है, और अगर नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। सेम वही डिसीज पार्टनर का है कि अगर हुआ है तो दे देंगे, नहीं हुआ है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन कट गया, थर्ड भी कट गया एंड फर्स्ट भी कट गया, पर बचा हमारे पास सेकंड जो कि हमारा करेक्ट। देखिए इनकमिंग पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बीच में अगर कोई पार्टनर आता है तो पहले उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए ना जिससे उसे लगे कि हाँ मुझे इस कंपनी में एंटर होना चाहिए, इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा है तो आप उसको कुछ गारंटेड प्रॉफिट दोगे तभी वो एंटर करेगा, नहीं तो वो आपके बिजनेस के अंदर क्यों एंटर करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का, आपको ये बताना है।
म्यूचुअल एजेंसी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे एसेंशियल फीचर की बात की गई है जो नहीं है। तो देखिए हमने जब थ्योरी क्लासेस करी थी तब वहाँ पे मैंने आपके साथ इसके फीचर्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपको वो पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। रिकॉल करिए कौन कौन से फीचर्स हमने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए थे। देखिए यहाँ पर दे रखा है म्यूचुअल एजेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला फीचर तो होता है, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी के बेस पर ये तो पूरा बिजनेस खड़ा होता है, ये पूरा बिजनेस वो कर पाते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस किसी पार्टनरशिप के लिए कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर ही पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है नॉट। तो देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 आंसर इसका है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स इज अ डिसएडवांटेज। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है। वॉलेंटरी एसोसिएशन किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है। मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन ये तो बेनिफिट है, एडवांटेज की तरह है। और लिमिटेड लाइबिलिटी ये उस केस में है जब हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, तो ये भी एक तरह से फीचर उनके लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पे करेक्ट एडवांटेज के लिए बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, when a partner is given guarantee lay the other partner loss on such guarantee will be borne by। यानी कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के लिए गारंटी ली है तो वहां पर अगर किसी भी तरह का लॉस अराइज होता है तो कौन उसको बेयर करेगा। पार्टनर गिविंग गारंटी, पार्टनर विद हाईएस्ट रेशियो, पार्टनरशिप फर्म या फिर ऑल दी अदर पार्टनर फर्म है ये। तो बताइए, बहुत इजी है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए कोई भी पार्टनर अगर उसने गारंटी ली है किसी भी पार्टनर की और अगर वो वाला पार्टनर अपनी ड्यूटी नहीं करता है या उसकी वजह से कोई भी लॉस होता है तो जिसने गारंटी ली है सिर्फ उसी को बेयर करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स उसको बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पार्टनर गिविंग गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रीफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। अब जो सेक्रीफाइस है वो ओल्ड पार्टनर का किसके बराबर होना चाहिए। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। देखिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर तो हमारा गेनिंग रेशियो होता है, यहाँ पर पूछ रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी। ओल्ड शेयर में जब हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें से कौन सा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टाइप है। पर्सनल, नॉमिनल, रियल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनडिफाइंड। बताइए। किसी भी पार्टनरशिप में जब तक वो बताई ना गई हो कि ये पर्टिकुलर लिमिटेड वाली है, किस तरह की पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जनरली कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यानी कि एक गुडविल में कौन कौन से फैक्टर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फर्म, रेपुटेशन ऑफ द ओनर्स, रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे गुडविल की बात की जा रही है, तो अगर कोई भी फर्म अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, तो वहां पर उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ये तो सही है पॉइंट।
फिर है रेपुटेशन ऑफ ओनर्स। यस, अगर आपको पता चले कि किसी बिजनेस के अंदर अभी कोई पर्सन है जो कि बहुत फेमस है और वो वहाँ पे उनके साथ इंक्लूड हो गया है, तो आपके लिए उस कंपनी को लेकर उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, ये भी सही है। फिर है रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो भाई गुडविल तो उसकी होगी होगी मार्केट में, तो इसीलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू अ पार्टनर। कौन से राइट्स जो है वो पार्टनर को दिए जाते हैं? बोनस, सैलरी, कमीशन, इक्वल प्रॉफिट, बताइए। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अगर हम यहाँ पर बात करें, इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि पार्टनरशिप एक्ट में बोनस, सैलरी और कमीशन के लिए कोई बात नहीं कही गई है। ये कंपनी के पार्टनर वो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि इतना इतना दिया जाएगा बोनस, सैलरी या कमीशन, तब वो दे सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी वहाँ पे वो लोग डीड नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपस में प्रॉफिट शेयर को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है, गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ। अब जो पार्टनरशिप की अंदर जो गुडविल होती है वो कब कैलकुलेट की जाती है? एडमिशन पर, रिटायरमेंट पे, डेथ पे, या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए। ऑलरेडी मैं आपको ये थ्योरी में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो सारे चैप्टर्स करे होंगे तो आज के क्वेश्चंस आपके सारे सही जाएंगे। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अब इतने मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। ठीक है, देखिए, गुडविल अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है, ये सभी केसेस में गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। एडमिशन के टाइम पर क्योंकि उससे मंगाते हैं हम उतना अमाउंट, रिटायरमेंट में उसको देना पड़ता है, डेथ के टाइम में उसके हेयर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको देना होगा। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस में गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, चलो उनको भी कर लेते हैं। वैसे हमने टॉप 60 बोला था, एक दो क्वेश्चंस और हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन द इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ऑफ शेयर अमंग द पार्टनर्स इन डेट रेशो, बताइए किस रेशो में यहाँ पर मूल्यांकन होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर यहाँ पर आएगा इक्वल, बताइए। देखिए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रिवैल्यूएशन हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है उस पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, at the time of retirement of a partner, the existing profit and loss balance is transferred to which account? अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, गुडविल, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताइए। देखिए, रिटायरमेंट जिसका हो रहा है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाता है जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं उनके अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल फर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेम, या फिर नन ऑफ दीज। अगेन ये भी मैंने आपको कल ही डिस्कस किया है। फर्म के बीच, ये फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं सबके बीच में डिसोल्यूशन हुआ है, तो बताइए क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर्स आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपके कितने मार्क्स आए प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।